एक गांव में चंदन नाम का बहुत ही ईमानदार व्यक्ति रहा करता था। चंदन की पत्नी भारती गांव के दूसरे घरों में साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन मांजने का काम करती थी। चंदन का 10 वर्षीय बेटा अभिषेक गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था। एक शाम की बात है, चंदन काम से थका हारा अपने घर पर आया ही था, तभी उसकी पत्नी भारती उससे बोली, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। तो चंदन बोला, क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है? आज तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? फिर वह बोली, बात ही कुछ ऐसी है। अभिषेक को आज प्रिंसिपल ने धमकी दी है। अगर कल तक स्कूल की फीस जमा नहीं कराई गई तो स्कूल से अभिषेक को निकाल दिया जाएगा, नाम काट देंगे इसका। तो चंदन कहता है, ऐसे कैसे काट देंगे? यह स्कूल प्रिंसिपल की कोई जागीर थोड़ी ना है। अरे सरकारी स्कूल है। तो भारती कहती है, इस बात को तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन आप ही बताओ ना, आपने अभिषेक की फीस कितने महीने से जमा नहीं की? भारती की बात सुनकर उदास होकर गहरी सोच में डूबते हुए बोला, बात तो तुम सही कह रही हो। अभिषेक की फीस हमने पिछले 6 महीने से जमा नहीं की। इसमें इस प्रिंसिपल का कोई दोष नहीं, सारा दोष मेरा है। फिर भारती बोली, मेरी यह बात समझ में नहीं आती कि हमारे पास 5 बीघा उपजाऊ जमीन है, फिर भी आप दूसरे के खेतों में काम करते रहते हैं और उसके बदले आपको आखिर मिलता ही क्या है? अगर मैं दूसरे के घर में बर्तन ना मांजूं तो हमारे घर का खर्चा चलना भी मुश्किल हो जाएगा। फिर चंदन कहता है, मैं क्या करूं भारती, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हमारे 5-5 बीघा जमीन हिम्मत सिंह के यहाँ पर गिरवी पड़ी हुई है। पिता ने जो सेठ जी से 5 लाख रुपए का कर्जा लिया था, वह उसे चुका नहीं पाए और स्वर्ग सिधार गए। और रही बात मेरी, तो तुम तो जानती हो कि मैं मुश्किल से कितना कमा पाता हूँ। फिर भारती बोली, मैं आपकी सारी बात समझती हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि हमारे इससे भी बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। फिर चंदन कहता है, तुम चिंता मत करो भारती, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। इतना कहकर चंदन चारपाई पर लेटकर गहरी सोच में डूब गया। चंदन रात भर यही सोचता रहा कि आखिर ऐसा कौन सा काम किया जाए जिसमें उसकी गरीबी दूर हो जाए। अगले दिन चंदन हिम्मत सिंह के हवेली में पहुंच गया। चंदन हिम्मत सिंह की हवेली में अपने ही खेतों में काम किया करता था, जो कि हिम्मत सिंह के कब्जे में थी। चंदन को हवेली में देखकर हिम्मत सिंह बुरी तरह से चौंक गया। फिर हिम्मत सिंह बोला, क्या बात है चंदन, आज तुम काम पर खेत में नहीं गया? सुबह सुबह क्यों चले आए भाई? फिर चंदन कहता है, आप तो जानते हैं सेठ जी, मेरा परिवार गरीबी की कगार पर किस तरह खड़ा है, और कल तो हद हो गई। फिर हिम्मत सिंह कहता है, क्यों भाई, कल ऐसा क्या हो गया जो तुम्हारे को हमारी हवेली तक आने के लिए मजबूर हो गए? फिर चंदन बोला, कल स्कूल वालों ने मेरे बेटे अभिषेक को स्कूल से वापस कर दिया, यह बोलकर कि जब तक मैं उनकी पूरी फीस नहीं चुका देता तब तक अभिषेक स्कूल में नहीं पढ़ सकता। और यहाँ तक उन्होंने यह तक बोल दिया कि अगर कुछ दिनों के अंदर मैंने उनकी फीस नहीं चुकाई तो वह मेरे बेटे का नाम काट देंगे। फिर हिम्मत सिंह कहता है, तो इसमें हैरानी की क्या बात है? तुम्हें पता नहीं कि गरीबों को उनके बच्चों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं? अरे भाई, अपने बेटे को कहो कि तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारे काम में हाथ बटाए। ये तुम ही सोचो, स्कूल में पढ़ाई करके आखिर तुम्हें क्या मिलेगा? वैसे भी पढ़ लिख कर किसी की नौकरी तो लगती नहीं है। तुम्हारे साथ काम करेगा तो तुम्हें कुछ ना कुछ काम कर ही देगा। फिर चंदन कहता है, यह कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी? आप तो चाहते हैं कि मैं अपने बच्चों की पढ़ाई छुड़वा दूं और उसे अपने ही तरह अनपढ़ रहने दूं। फिर हिम्मत सिंह कहता है, अनपढ़ होना बुरी बात नहीं है चंदन,
गरीब होना बुरी बात है। अब तुम ही देखो, इस देश में न जाने कितने ऐसे नेता बनते हैं जिन्होंने कभी स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी होती। फिर चंदन कहता है, इस देश में नेता किस प्रकार से बनते हैं और वह क्या करते हैं, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। मैं किसी भी कीमत पर अपने बेटे की शिक्षा नहीं छुड़वा सकता, क्योंकि शिक्षा ही हमारे आने वाले कल को सुधारता है। फिर हिम्मत सिंह कहता है, मुझे कोई शौक नहीं यह सब बताने का कि तुम्हें क्या करना है। अब वह सब छोड़ो और यह बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। फिर चंदन कहता है, सेठ जी, मेरे खेत आपके यहाँ पर बरसों से गिरवी रखे हैं। मुझे अपने खेत होते हुए भी अपने ही खेतों में नौकरी करनी पड़ रही है और उसके बदले आप मुझे देते क्या हैं? मेरे खेत में जितने भी नौकर काम करते हैं उससे अधिक ही तुम्हें देता हूँ। अब तुम क्या चाहते हो? फिर चंदन बोला, मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहता सेठ जी। मैं बस यह चाहता हूँ कि मेरी पगार थोड़ी सी बढ़ा दी जाए और उस पगार में से मुझे थोड़े से पैसे अभी दे दिया जाए, ताकि मैं अभिषेक की स्कूल की फीस जमा कर सकूं। चंदन की बात सुनकर हिम्मत सिंह जोर जोर से हंसते हुए बोला, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है चंदन। लगता है तुम भूल गए हो कि तुम्हारे पिताजी ने मुझसे 5 लाख का कर्ज लिया था, 5 लाख का। जी मुझे अच्छे से याद है सेठ जी, और उस कर्ज को चुका चुका कर मुझे 25 वर्ष से अधिक हो गए। सेठ जी, मैं 20 साल का था तब से ही मैं अपने ही खेतों में कोल्हू बैल की तरह जुता रहा हूँ, लेकिन ना के बराबर आपसे पगार लेता हूँ। उसके बावजूद भी आपके 2 लाख रुपए खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। फिर हिम्मत सिंह कहता है, तुम जितना काम करते हो उतना तुम ले जाते हो, और रहा सवाल तुम्हारे खेत का, तो तुम्हारे पिताजी ने मुझसे 5 लाख रुपए उधार लिए थे, जो ब्याज मिलकर आज की तारीख में कम से कम 15 लाख रुपए होते हैं। 15 लाख रुपए मुझे दे दो और अपने खेत वापस ले लो। उसके बाद अपनी मर्जी के मुताबिक अपने खेत में हल चलाना और फसल बोना। मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करने वाला। फिर चंदन कहता है, तो क्या आप मेरी पगार नहीं बढ़ाएंगे सेठ जी? मैं बहुत मजबूरी में आपके पास आया हूँ। फिर हिम्मत सिंह कहता है, जिसे तुम मजबूरी कहते हो, हमारी भाषा में उसे बगावत कहते हैं, बगावत। और मैं बागियों की बात नहीं मानता और ना ही उन्हें काम पर रखता हूँ। अब सुनो, अब से तुम्हें काम पर आने की कोई भी जरूरत नहीं है। जाओ, अब तुम जा सकते हो यहाँ से। चंदन मुंह लटकाकर घर चला आया, जहाँ पर उसका पड़ोसी हरिया पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। हरिया भी हिम्मत सिंह की हवेली में ही काम किया करता था। चंदन को उदास देखकर हरिया मुस्कुराता हुआ बोला, मैं जानता था कि हिम्मत सिंह तुम्हारी पगार नहीं बढ़ाएगा और तुम्हें काम से भी निकाल देगा। तुम्हारे चेहरे की मायूसी बता रही है कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। फिर चंदन बोला, तुमने सही कहा हरिया। मैंने हिम्मत सिंह के यहाँ 25 साल लगातार कितनी मेहनत और ईमानदारी से काम किया। आज जब मैंने अपनी पगार में कुछ रुपए बढ़ाने की बात की तो उसने मुझे काम से ही निकाल दिया। और तो और, जो मेरे पिताजी ने 5 लाख रुपए कर्ज लिए थे वह अब 15 लाख रुपए में परिवर्तित हो गए। बताओ। फिर हरिया कहता है, अरे मैंने तुमसे पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, हिम्मत सिंह अपनी तिजोरी कहाँ रखता है। और तो और, मैं यह भी जानता हूँ कि उस तिजोरी की चाबी कहाँ है, लेकिन तुम मेरा साथ देने के लिए कभी तैयार ही नहीं होते यार। फिर चंदन कहता है, मेरा जवाब तुम्हारे लिए कल भी ना था और आज भी ना है। मैं चोर नहीं हूँ। फिर हरिया कहता है, अरे राजा हरिश्चंद्र बनकर आखिर तुम्हें क्या मिलेगा? क्या है ये? तुम खुद ही देखो। उस सेठ ने तुम्हारी पगार बढ़ाने से मना कर दिया और तो और तुम्हें काम से भी निकाल दिया।
और उसके बाद भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। फिर चंदन कहता है, हाँ, अगर उसने मुझे काम से बाहर निकाल दिया तो यह उसका स्वभाव है भाई। मैं उसके स्वभाव के वजह से चोर नहीं बन सकता भाई। मुझे अपनी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। एक न एक दिन मेरे दिन जरूर बदलेंगे भाई। चंदन की बात सुनकर हरिया क्रोधित होते हुए चंदन की ओर देखकर बोला, हाँ हाँ, जरूर बदलेंगे चंदन, लेकिन सपनों में। हाँ, इतना कहकर हरिया वहां से चला गया। हरिया के जाते ही चंदन की पत्नी भारती चंदन से बोली, पहले तो मुझे हरिया के ऊपर बहुत क्रोध आता था, लेकिन जिस तरह उस सेठ ने काम से निकाल दिया, अब तो मुझे हरिया की बात सही लग रही है। तुम्हें हरिया का साथ देना चाहिए। फिर चंदन कहता है, यह तुम कैसी बातें कर रही हो भारती? तुम जानती हो, यह हरिया मुझे हिम्मत सिंह के घर पर चोरी करने को बोल रहा है। क्या मैं तुम्हें चोर दिखता हूँ? फिर भारती कहती है, हिम्मत सिंह एक नंबर का पापी है और पापियों के घर में चोरी करने में क्या शर्माना। तुम्हारे हाथ में कुछ पैसे आ जाएंगे तो हमारे दिन वक्त अच्छे हो जाएंगे। फिर चंदन कहता है, ईश्वर पर भरोसा रखो भारती, और याद रखना, मैं चोरी नहीं करूंगा। चंदन की बात सुनकर चंदन की पत्नी भारती चुप हो गई। कुछ दिन के बाद चंदन के बुरे दिन शुरू हो गए। चंदन ने पूरे गांव में हर किसी से काम मांगा, मगर उसे काम नहीं मिला। कुछ ही दिनों के बाद उसके घर पर राशन पानी सब कुछ खत्म हो गया। चंदन और उसके परिवार की भूखे मरने की नौबत आ गई। एक दिन चंदन की पत्नी भारती चंदन को 5 रुपया देते हुए बोली, यह लीजिए, मेरे पास सिर्फ यही 5 रुपये बचे हैं। फिर चंदन बोला, 5 रुपये में भला क्या आएगा भारती? आपके सेठ की वजह से मुझे भी मेरे मालिक ने काम से निकाल दिया। यह 5 रुपये ही बचे हैं मेरे पास। आपके पास तो आपकी ईमानदारी के अलावा कुछ है ही नहीं। जाइए और शाम के समय खाली हाथ मत आइएगा। चंदन उदास होकर अपने घर से चल दिया और एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी गरीबों के बारे में सोचते हुए फूट फूट कर रोने लगा। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति हाथों में लाठी थामे हुए चंदन के पास आकर बोले, कौन हो तुम और क्यों रो रहे हो? फिर चंदन बोला, मैं बहुत परेशान हूँ बाबा, अभी मेरा बातचीत करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। फिर बूढ़ा बाबा कहता है, अरे, बातचीत करने से मन हल्का हो जाता है बेटा। मुझे अपनी समस्या बताओ, हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। चंदन रोते हुए अपने घर के सारे हालात उस बुजुर्ग व्यक्ति को बताने लगा। फिर बुजुर्ग व्यक्ति सोचते हुए कहता है, हाँ, तुम्हारी समस्या का हल है मेरे पास। मैं एक ऐसे बाजार के बारे में जानता हूँ जो चोर बाजार के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पर एक से एक महंगी वस्तु बहुत सस्ते दामों में मिलती है। तुम्हारे 5 रुपए से तुम बहुत कुछ ला सकते हो। फिर चंदन कहता है, लेकिन बाबा, मैं चोरी के सख्त खिलाफ हूँ और आप मुझे चोर बाजार जाने की बोल रहे हैं। फिर बूढ़े बाबा हंसते हुए कहते हैं, बेटा, उसका नाम चोर बाजार है, लेकिन वहाँ पर चोरी की वस्तु नहीं मिलती। यह तो बस मुहावरा होता है। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने चंदन को एक जंगल का पता दिया। फिर चंदन कहता है, लेकिन बाबा, वहाँ तो घना जंगल है। तो बुजुर्ग बाबा कहते हैं, कुछ खास चोर बाजार अक्सर घने जंगलों में ही लगते हैं बेटा। चंदन धीमे धीमे कदमों से उस जंगल की ओर चल दिया। कुछ दूर जाकर उसे जंगल में बाजार लगा नजर आया, जहां पर एक से एक आधुनिक वस्तुओं से लेकर पुरानी वस्तुएं बिक रही थी। उस चोर बाजार में खाने पीने की वस्तुओं से लेकर हवाई जहाज तक मौजूद था। यह देखकर चंदन की आश्चर्य से आंखें फटी की फटी रह गई। तभी चंदन की नजर दाल चावल की दुकान पर पड़ी।
चंदन वहां पहुंचते ही घबराते हुए उस दुकानदार से बोला, भैया यह आटे की बोरी और दाल की बोरी कितने किलो की है भैया? यह आटे की बोरी 20 किलो की है और यह दाल की बोरी भी 20 किलो की है। फिर चंदन सोचते हुए कहता है, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 5 रुपये है। लेकिन बाबा ने बोला था कि यहाँ पर बहुत सस्ती वस्तु मिलती है। चंदन को सोचते देख वह दुकानदार चंदन से बोला, क्या हो गया भैया? किस सोच में पड़ गए? फिर चंदन बोला, यह आटे और दाल की बोरी मुझे कितने में मिल जाएगी? फिर दुकानदार हंसते हुए कहता है, केवल 2 रुपये में। यह सुनकर चंदन बुरी तरह से दंग रह गया और बोला, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? फिर दुकानदार बोला, अरे भैया, मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पर नए हो। चंदन ने उसे 2 रुपये दे दिया और बोरी उठाकर घर ले आया। तो घर पर उसकी पत्नी कहती है, अरे आपके पास तो सिर्फ 5 रुपये थे। क्या आप किसी से पैसे उधार लेकर आए हो क्या? फिर चंदन बोला, पागल हो गई हो क्या? मुझ जैसे गरीबों को कौन भला उधार देगा? इतना बोलकर चंदन ने सारी बात अपनी पत्नी भारती को बता दी। फिर भारती बोली, अगर ऐसी बात है तो आप फिर से उस चोर बाजार जाकर वस्तु लाकर कोई व्यापार क्यों नहीं शुरू करते? फिर चंदन कहता है, लेकिन अब मेरे पास में 3 रुपये ही बचा है। फिर चंदन की पत्नी कहती है, कोई बात नहीं, आपने कहा कि उस बाजार में 2 रुपये में कोई भी महंगी वस्तु मिल जाती है और आप 2 रुपये की कोई भी महंगी वस्तु ले लीजिए और उसे बेच दीजिए और अगले दिन आपको जो मुनाफा हो उससे और अधिक वस्तु ले आइए। चंदन को अपनी पत्नी की बात पसंद आई। अगले दिन चंदन चोर बाजार में पहुंच गया। वह सीधा एक फ्रिज की दुकान पर पहुंचा और एक महंगा फ्रिज 2 रुपये में खरीद ले आया और गांव में बेच दिया। चंदन को उस फ्रिज से पूरे 15,000 रुपये का मुनाफा हुआ। उसके बाद ऐसा रोज होने लगा। चंदन कुछ ही दिनों में देखते ही देखते उसके दिन बदल गए। अब अभिषेक सरकारी स्कूल में नहीं बल्कि एक महंगे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने लगा। अब चंदन के टूटे फूटे घर की जगह एक बहुत बड़ा आलीशान मकान बन गया। कुछ महीनों बाद चंदन सीधा सेठ के पास पहुंचा और बोला, सेठ जी यह लीजिए आपके 15 लाख रुपए। फिर हिम्मत सिंह कहता है, वो सब तो सही है चंदन, पर मेरी समझ में यह नहीं आता कि आखिर तुम इतने पैसे ले कहाँ से आए? फिर चंदन बोला, सेठ जी आपको अपने कर्ज से मतलब है, इससे आपको कोई मतलब नहीं कि मैं यह पैसे कहाँ से लेकर आया हूँ। बाकी पूरा गांव जानता है कि मैं एक ईमानदार हूँ, कोई भी गलत कार्य नहीं कर सकता। चंदन का जवाब सुनकर सेठ अपने दांत पीसकर रह गया। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि चंदन अब उसकी बराबरी तक पहुंच गया था। चंदन ने अपने पिता की जमीन छुड़वा ली। फिर हिम्मत सिंह कहता है, इसका पीछा करना पड़ेगा। सुना है यह अक्सर जंगलों में जाता रहता है। अगले दिन सेठ चंदन का चुपके चुपके पीछा करने लगा। सेठ ने देखा कि चंदन एक जंगल में जाकर रुक गया और जंगल के पेड़ों से अकेले अकेले बातें करने लगा। यह देखकर सेठ बुरी तरह से डरते हुए अपने आप से बोला, लगता है कि इसे पता लग गया है कि मैं इसका पीछा कर रहा हूँ। सेठ चुपचाप मन मारकर अपने घर आ गया। कुछ दिन बाद उसने चंदन का पीछा करने का विचार त्याग दिया। कुछ दिन बाद भारती अपने पति चंदन से बोली, मैं भी उस बाजार को एक बार देखना चाहती हूँ। चंदन कहता है, अरे यह भी कोई पूछने की बात है, चलो तुम तैयार हो जाओ,
आज मैं तुम्हें अपने साथ उस चोर बाजार में ले जाऊंगा। भारती तैयार होकर चंदन के साथ सीधा उस जंगल में चली गई जहां पर वो चोर बाजार लगा करता था। मगर सामने का दृश्य देखकर चंदन बुरी तरह से चौंक गया, क्योंकि वहां पर चोर बाजार का कोई नामो निशान मौजूद नहीं था। फिर भारती बोली, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो चंदन कहता है, मेरी बात का विश्वास करो भारती, यहीं पर एक चोर बाजार लगा करता था। मैंने यहीं पर से बहुत सी वस्तुओं को खरीद कर बेचा है। सच कह रहा हूँ। तभी चंदन की नजर उस बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी जो उसी की ओर आ रहा था। फिर चंदन बोला, अरे बाबा, आप तो वही हैं जिसने मुझे इस चोर बाजार का पता बताया था। वो चोर बाजार कहाँ है? फिर बाबा हंसते हुए कहते हैं, वो एक बहुत ही खास चोर बाजार था बेटा। अब तुम धनवान हो चुके हो। अब तुम्हें उस चोर बाजार की कोई आवश्यकता नहीं। अब वह चोर बाजार यहाँ से हटकर कहीं और लग चुका है, क्योंकि वह चोर बाजार कभी भी एक जगह नहीं टिकता। इतना कहकर वह बुजुर्ग वहां से चला गया। भारती अपने पति की ओर देखकर बोली, लगता है आप अभी भी नहीं समझे। वह चोर बाजार असल में एक मायावी चोर बाजार था। ईश्वर ने आपकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर शायद आप पर यह उपकार किया है। अब मुझे आपकी ईमानदारी पर गर्व हो रहा है। फिर चंदन बोला, शायद तुम सही कह रही हो। चंदन अपनी पत्नी के साथ घर पर चला गया। वो आज भी सोचता है कि आखिर वो चोर बाजार कहाँ पर लगा होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।